प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे मगध, राइज ऑफ मगध हुआ, मगध जो पावर थी वो कैसे प्रोस्पेरिटी में, मतलब समृद्ध में फ्लरिश्ड हुई, मतलब उसने अपनी फाउंडेशन नींव रखी मगध ने, और किस तरीके से 16 महाजनपद में से वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट किंगडम अपराइज हुआ। तो उसमें हमने डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा था, हरियंक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था और नंद डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मगध में मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, कि कैसे नंद डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के बाद हमारी मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड हुई थी। तो आज का टॉपिक है मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर इन मगध। तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की नींव रखी और किस तरीके से उनके सक्सेसर्स ने पूरा अखंड या पूरे मौर्यन एम्पायर को एंटायर इंडिया तक फ्लरिश किया था। तो अगर हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर इन मगध वाले एरिया में, मगध वही वाला पटना और गया वाला रीजन जो कि बिहार में एट प्रेजेंट है, और अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें, उस टाइम पे इनकी कैपिटल जो थी वो थी पाटलिपुत्र। इनकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी, लेकिन इससे पहले जो मगध की कैपिटल थी वो थी राजगिरा या गिरिराज। अगर हम पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र मॉडर्न डे पटना को बोला जाता है बिहार की स्टेट्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं मौर्यन डायनेस्टी। हम स्टार्ट करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जैसे कि नंद डायनेस्टी के जो रूलर थे, लास्ट रूलर थे, वो धनानंद थे। उन्होंने चाणक्य अपने मिनिस्टर की बेइज्जती कर दी थी। होता ये क्या है कि वो चाणक्य जो है वो उनके अलेक्जेंडर इन्वेजन का बताता है कि कैसे अलेक्जेंडर आप पे अटैक करने वाला होता है हो रहा है, लेकिन धनानंद जो है वो कहते हैं चाणक्य से कि आप अपने काम से काम रखो, मैंने ये राज्य बनाया, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। इस चीज़ से चाणक्य बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि भाई मैंने आपको बनाया और मैंने आपको एड एंड एडवाइस करता हूँ, मतलब आपको हेल्प करता हूँ सब चीज़, सारे डिसीजन लेने में, और आप मुझको ऐसे चिल्ला के बोल रहे हो, ऐसे एग्रेसिव नेचर से बोल रहे हो। तो उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, मतलब फाइट स्टार्ट हो जाती है कि चाणक्य बोलते हैं कि जैसे मैंने आपको बिल्डअप किया था, जैसे कि मैंने आपको बिल्डअप किया और आपने नंद डायनेस्टी को पीक पे लेके गए, ऐसे मैं एक व्यक्ति को चूज करूंगा और आपका नाश करूंगा। तो चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त को खड़ा करते हैं और नंद डायनेस्टी, चंद्रगुप्त जो है वो फाइट करते हैं नंद डायनेस्टी के धनानंद से और उनको डिफीट करके अपनी नई डायनेस्टी बनाते हैं जिसका नाम था मौर्यन डायनेस्टी, जिनका पूरा नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो हम फर्स्ट रूलर के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, अगर हम इनकी बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, तो इन्होंने इस मौर्यन डायनेस्टी की फाउंडेशन करी थी, मतलब नींव रखी थी। अब किसके साथ रखी थी? अपने मेंटोर मतलब होता है गुरु, कौटिल्य के साथ, जिनका और भी नाम से जाना जाता है, चाणक्य के नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से हम चाणक्य को, कौटिल्य को, इन सबको जानते हैं। तो होता क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही अगर हम इनकी एम्पायर की बात करें तो चंद्रगुप्त ने पूरा एम्पायर की बात करें तो पूरे इंडिया का, अगर हम इनके एम्पायर की बात करते हैं तो ये जो पोर्शन था पूरा, ये उस टाइम पे चंद्रगुप्त के रीजन में आता था, उन्होंने बिहार, नेपाल, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को भी फ्लरिश कर लिया था। लेकिन होता क्या है, जब ये अपने चंद्रगुप्त मौर्य अपने टेरिटरी को एक्सपेंस, मतलब टेरिटरी को फैला रहे थे, तो इनकी मुलाकात होती है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर नॉर्थ वेस्ट वाले इंडिया का रूलर था। सेल्यूकस निकेटर जो कि एक ग्रीक गवर्नर था। किसका था ग्रीक गवर्नर? अलेक्जेंडर का। जब पॉरस से अलेक्जेंडर की लड़ाई होती है बैटल ऑफ हाइट पास, झेलम रिवर के पास, तो पॉरस पंजाब वाले और नॉर्थ वेस्ट वाले इंडिया पे रूल्ड करने लग जाता है। लेकिन 19 महीने रहने के बाद इंडिया में अलेक्जेंडर जा रहा होता है तो उसकी बेबीलोन में डेथ हो जाती है। तो उसके जो ग्रीक गवर्नर होते हैं वो उसकी टेरिटरी को ऑक्यूपाइड करते हैं। तो उसी में जो नॉर्थ वेस्ट वाली जो टेरिटरी थी वो सेल्यूकस निकेटर के पास थी, जिसने अपनी नई डायनेस्टी बनाई थी जिसका नाम था सेल्यूकिड एम्पायर। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर से फाइट करते हैं जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है,
तो जब हार जाता है सेल्यूकस निकेटर तो उनके बीच में होती है ट्रीटी। अब जब ट्रीटी होती है तो सेल्यूकस निकेटर काफ़ी सारी चीज़ें चंद्रगुप्त मौर्य को देता है, जैसे कि वो अपने 4 प्रोविंस मतलब राज्य देता है जो कि हिंदू कुश रीजन पे या हिंदू कुश माउंटेन के नीचे रहते थे, जैसे काबुल था, कंधार था और हेरत था, और ऐसे ही बहुत सारे मतलब 4 राज्य थे। दूसरा वो क्या करता है, इस ट्रीटी के तहत अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कराता है। तीसरा क्या करता है, अगर हम तीसरे की बात करें तो वो एक एम्बेसडर मतलब राजदूत मेगस्थनी, जिसका नाम मेगस्थनी होता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में बैठा देता है कि ठीक है आप राजदूत हैं और मैं आपको ये राजदूत देता हूँ मेगस्थनी। लेकिन इस ट्रीटी के रिटर्न में चंद्रगुप्त मौर्य के देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य देते हैं सेल्यूकस निकेटर को 500 ट्रेंड एलिफेंट। तो इस तरीके से फर्स्ट टाइम मौर्यन एम्पायर से हमारे इंडिया के रिलेशन ग्रीक से स्टैब्लिश हो जाते हैं। ये फर्स्ट टाइम था जिसमें कि ग्रीक के रिलेशन इंडिया से बन जाते हैं। नेक्स्ट हम अगर चंद्रगुप्त के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त जो थे वो आर्किटेक्चर थे मौर्यन एम्पायर के, जिन्होंने पूरी मौर्यन एम्पायर को एंटायर इंडिया में फ्लरिश कराया था। और अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार इंस्क्रिप्शन के मतलब गिरनार एक मैसेज है, गिरनार इंस्क्रिप्शन, वहाँ पे उन्होंने मैसेज लिखवाया था कि उन्होंने सबसे पहले एक सुदर्शन लेक बनवाई थी। सुदर्शन लेक जो कि एक आर्टिफिशियल लेक थी, और किसके कहने पे बनवाई थी, अपने गवर्नर या वायसराय पुष्यगुप्त के कहने पे बनवाई थी। जो कि ये सुदर्शन लेक एरिड जो काठियावाड़ रीजन में लोकेटेड थी गुजरात में, जो कि उस रीजन को इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती थी। अब और हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो चंद्रगुप्त ने जैनिज्म अडॉप्ट किया था। वो भद्रबाहु के साथ श्री सेसलाम बेलगोला गए थे, जो कि नियर द मैसूर टाउन है कर्नाटका में, और वहाँ पे उन्होंने सेल्वेशन मतलब भूख प्यास में रह के अपने प्राण त्याग दिए थे, जिसको हम साले खाना बोलते हैं, जिसका मतलब होता है डेथ बाय स्लो स्टारवेशन। स्लो स्टारवेशन मतलब धीरे धीरे भूख को प्राप्त करना, भूखे रह के मृत्यु को प्राप्त करना। नेक्स्ट इनके रूलर आते हैं बिंदुसार। ये इनके सक्सेसर होते हैं। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में थे, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक थे, जो हर कुछ ना कुछ नीति रचते रहते थे चंद्रगुप्त को प्रिजर्व मतलब बचाने के लिए, कि चंद्रगुप्त को ये ना हो जाए, चंद्रगुप्त को ये ना हो जाए, चंद्रगुप्त को कुछ ना हो जाए। तो इस तरीके से वो चंद्रगुप्त को थोड़ा सा जहर देते थे, मतलब विष पॉइजन देते थे उनके खाने में मिलाकर। तो होता क्या है, एक बार ऐसी डाइनिंग बैठी रहती है, जो बिंदुसार की माँ होती है दूधरा, वो चंद्रगुप्त की खीर खा लेती हैं जिसमें वो पॉइजन होता है। वो जब वो खा लेती हैं उस खीर को तो वो प्रेग्नेंट भी होती हैं उस टाइम पे, तो उनको एकदम से लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, और एकदम से बेबी को, और जो वहाँ की जो वर्कर्स होती हैं वो कहती हैं कि भाई ये तो बेबी को बचा सकते हैं या तो हम वाइफ को बचा सकते हैं। चंद्रगुप्त कहते हैं नहीं, मुझे तो दोनों को बचाना है और आपको दोनों को बचाना पड़ता है। लेकिन वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन उस बेबी के माथे पे छोटा सा बिंदु बन जाता है उस विष का। इस वजह से इनका नाम बिंदुसार पड़ा था, कि इनके माथे पे छोटा सा बिंदु था विष का, जिसका नाम इनका नाम पड़ा था बिंदुसार। तो अगर हम बिंदुसार की बात करें, बिंदुसार ने काफ़ी ज़्यादा इनको अलग कंपैरिजन करा जाता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फ्यू के नाम से, मतलब इनको बोला जाता है ये डिस्ट्रॉयर है एनिमी के, जो भी इनके दुश्मन है ये सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सबको तबाह कर देते हैं। अगर इनके राइन में बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क भी आए थे, जिसमें कि सबसे प्रोमिनेंट जो थे वो तारनाथ थे, जिन्होंने बताया गया था बिंदुसार के बारे में, ये बताया था कि बिंदुसार वन ऑफ द मोस्ट किंग थे मॉडर्न डायनेस्टी के, जिनके टाइम पीरियड में, अगर इनकी टाइम पीरियड की बात करें तो इन्होंने 16 स्टेट को अपने अंडर कर रखा था, मतलब अपने अंडर कर रखा था, जो कि 2 समुद्र के बीच में आती थी। अगर हम इनकी टेरिटरी को मेजर करने की कोशिश करें तो इनकी जो पूरी टेरिटरी थी वो 2 समुद्र के बीच में आती थी। ये पूरी टेरिटरी बिंदुसार की थी, जो कि 2 समुद्र मतलब बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बीच में आते, 16 स्टेट थी। और अगर हम बात करते हैं बिंदुसार के बारे में तो बिंदुसार के 2 बेटे थे, एक सुशीमा था और एक अशोक था। बिंदुसार हमेशा से अपने बेटे सुशीमा को
ही प्रायोरिटाइज करते थे कि ये मेरा आगे चल के सक्सेसर मतलब किंग बनेगा और ये आगे चल के पूरे मौर्यन डायनेस्टी का रूल करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि बिंदुसार जो होता है वो तक्षशिला का गवर्नर बनाते हैं सुशीमा को और उज्जैन का गवर्नर बनाते हैं अशोक को। लेकिन ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस मतलब कुछ ऐसी परिस्थिति घट जाती है तक्षशिला में कि सुशीम उस पावर को उस परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अशोक जाता है तक्षशिला। वो उस पूरी सिचुएशन को उस परिस्थिति को हैंडल करता है और तक्षशिला पे रूल भी करता है और उज्जैन पे भी रूल करता है। इसकी वजह से उसके जो बिंदुसार के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, स्पेशली राधागुप्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उनकी अशोक की कामयाबी देख के कि भाई अशोक ने तो क्या कर दिया, जो लोग अच्छे नहीं कर पाए उसने एकदम से चुटकी में इस पूरी परिस्थिति को मेंटेन कर लिया, जिसकी वजह से अशोक ही नेक्स्ट सक्सेसर उनके नज़रिए में बन जाता है कि यही हमारा नेक्स्ट सक्सेसर है जो मौर्यन एम्पायर को पीक पे लेके जाता है। लेकिन अगर हम बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार ने जैसे चंद्रगुप्त ने जैनिज्म अडॉप्ट किया था, बिंदुसार ने आजीविका सेक्ट को अडॉप्ट किया था। बिंदुसार ने आजीविका सेक्ट अपनाया था। आजीविका सेक्ट किसने फ्लरिश किया था? आजीविका सेक्ट महाखाली गोशाला ने फ्लरिश किया था, जिसका मतलब था नियति के अनुसार चलना। इनका मानना था जो भी चीज़ हो रही है वो एक यूनिवर्स ऑर्डर के अनुसार होती है, मतलब नियति मतलब डेस्टिनी के अकॉर्डिंग हो रही है। जो मेरी डेस्टिनी होगी मुझे वहाँ लेके जाएगी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट सक्सेसर के बारे में पढ़ते हैं इनके, अशोक। अशोक को आपने चक्रवर्ती अशोक सम्राट के नाम से भी जाना होगा, ये वही अशोक है। तो होता क्या है, बिंदुसार का कभी मन नहीं था कि अशोक को किंग बनाने का, लेकिन उनके मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स चाहते थे कि अशोक ही किंग बने। तो होता भी यही है, अशोक अपने 99 ब्रदर्स को मार के मगध का थ्रोन एक्वायर्ड कर लेता है। अपना 99 ब्रदर्स को मार के मगध का थ्रोन एक्वायर्ड कर देता है और बन जाता है मौर्यन एम्पायर का थर्ड प्रोमिनेंट किंग। अगर हम बात करें अशोक वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल द एंटायर मौर्यन डायनेस्टी। अगर हम इसके टेरिटरी की बात करें तो ये पहला राजा था जिसने पूरा अखंड भारत की फॉर्मेशन करी थी। अगर हम अखंड भारत को मैप में रिप्रेजेंट करें तो कुछ ये वाला जो प्रोमिनेंट वाला एरिया है ये छोड़ के यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा जो टेरिटरी थी ये अखंड भारत में आती थी, जो कि पूरा अखंड भारत अशोक ने फ्लरिश किया था। लेकिन उसकी जो महत्वाकांक्षा था वो ज़्यादा एम्बिशियस था, मतलब महत्वाकांक्षी था। वो हमेशा चाहता रहता था कि मैं पूरी टेरिटरी को ऑक्यूपाइड करूं और अपनी किसके अंडर रखूं, मौर्यन एम्पायर के अंडर रखूं। तो ऐसे ही उसकी जो इच्छाएं थी वो बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही उसकी नज़र पड़ती है उड़ीसा के एक प्रोमिनेंट किंगडम कलिंग के ऊपर, जो कि उड़ीसा में एट प्रेजेंट उड़ीसा में लोकेटेड था। तो अगर हम बात करें तो अशोक की नज़र कलिंग पे पड़ती है। तो अशोक कलिंग को एक्वायर्ड करने के लिए बिल्कुल टिप से लेके मतलब टो से लेके टॉप तक का पूरा जोर लगाना चाह रहा था कि मुझे कुछ भी कीमत पर बाय हुक बाय क्रुक मुझे कलिंग चाहिए। कलिंग उसे क्यों चाहिए था? कलिंग उसे इसलिए चाहिए था क्योंकि कलिंग उस टाइम सी ट्रेड कर रहा था साउथ ईस्ट एशिया से। तो अशोक बस इतना चाहता था कि मैं अगर कलिंग को एक्वायर्ड करूंगा तो साउथ ईस्ट एशिया पे मैं ऑटोमेटिकली एक्वायर्ड कर लूंगा। और दूसरा रीज़न ये भी था कि चंद्रगुप्त खुद चाहते थे कि मैं कलिंग एरिया पे एक्वायर्ड करूं, लेकिन उससे पहले ही वो मर जाते हैं। और वो उसी इच्छा को पूरी करने के लिए अशोक इस चीज़ में लग जाता है कि मैं अपने कुल अपनी फैमिली का नाम रोशन करूंगा और मैं मौर्यंस को पीक पे ले जाता हूँ। लेकिन जब वो कलिंग के वॉर में लड़ते हैं तो ये जो वॉर थी, ये जो कलिंग वॉर थी, ये एक ब्लडी वॉर में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक ब्लडी वॉर बन जाती है, मतलब खूनी वॉर बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है, अशोक 1 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों को मार देता है, मतलब इंसानों को मारता है। 1.5 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों को कैप्चर कर लेता है, मतलब उनको बंदी बना लेता है। फिर बाद में वो रिग्रेट करता है कि मैंने क्या कर दिया, ये मेरे से क्या हो गया प्रभु। बाद में रिग्रेट, अपनी गलती का बाद में पछतावा होता है। तो वैसे ही अशोक को होता है कि मैंने क्या कर दिया, मुझसे क्या हो गया, मुझसे क्या भूल हो गई कि मैं इस छोटी सी टेरिटरी के चक्कर में मैंने 1 लाख लोगों को मार दिया। हर जगह खून
कर दिया कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट से जूझ रहा होता है। तो अशोक का नेफ्यू जो कि उस टाइम बुद्धिज़्म ज्वाइन कर चुका होता है, तो वो उसको एडवाइस करता है कि आप ये सब सारी चीज़ छोड़ के बुद्धिज़्म ज्वाइन कर लो। तो अशोक वैसा ही करता है। अशोक प्रतिज्ञा लेता है कि मैं आज के बाद से कभी भी स्वॉर्ड मतलब तलवार को नहीं छूऊंगा, ना मैं कभी किसी का खून करूंगा और ना मैं कुछ करूंगा, और वो बुद्धिज़्म ज्वाइन कर लेता है। इसके चक्कर में जब बुद्धिज़्म ज्वाइन कर लेता है, वो पूरी ज़िंदगी बस एक ही प्रीचिंग मतलब शिक्षा दे रहे होते हैं अशोक कि धर्म क्या है, और वो धर्म के बारे में बताते हैं कि किसी को मारना पीटना धर्म नहीं है, बल्कि धर्म है तो खुशियाँ बांटना, धर्म है तो सुकून मतलब काइंडनेस फ्लरिश करना, धर्म है तो चैरिटी करना, किसी के लिए आप चैरिटी करो तो वही हमारा धर्म। तो वो पूरी ज़िंदगी धर्म का पालन करते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अशोक के नाम की, अशोक का नाम का मतलब होता है विदाउट सॉरो। तो ऐसे एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अशोक वंदना, जिसमें अशोक के नाम का मतलब बता रखा है, जिसका मतलब है विदाउट सॉरो, मतलब बिना दुख के। तो होता क्या है, जब बिंदुसार अखेड़ मतलब शिकार पे जा रहे होते हैं, चंपा एक विलेज है छत्तीसगढ़ में, तो वो वहाँ पे गए हुए होते हैं, तो वहाँ पे उनके दुश्मन जो है वो उन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बिंदुसार होते हैं वो घायल हो जाते हैं। अब जब वो बिंदुसार घायल हो जाते हैं, तो वहाँ के जो विलेज चंपा होता है वहाँ पे वो ठहरते हैं, उनकी इलाज चलता है। वहाँ पे एक ब्राह्मण फैमिली होती है जो कि आयुर्वेदिक ये सारी चीज़ें बना रही होती है, मतलब वो एक तरीके से वो वैद्य जी होते हैं। वैद्य जी मतलब जो दवा आयुर्वेद सब चीज़ से उनकी रक्षा मतलब किसी को प्राण देते हैं या फिर वो दवाई ववाई दे के ठीक करते हैं। तो उनकी एक लड़की होती है सुभद्र आंगी, जिसको हम क्वीन धर्मा के नाम से भी जानते हैं, ये अशोक की माँ है। अब वो जो जैसे जैसे धीरे धीरे उनके साथ मतलब बिंदुसार का इलाज कर रही होती है, तो उनको प्यार हो जाता है, उन दोनों का रिलेशन बिल्ड हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब जब बिंदुसार ठीक हो जाते हैं, तो वो वापस अपने किंगडम मगध चले जाते हैं, मतलब पाटलिपुत्र चले जाते हैं। अब वो चले जाते हैं तो बहुत सारे वर्ष बीत जाते हैं। इस बीच में जो क्वीन धर्मा है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उनको इतना ज़्यादा लेबर पेन होता है कि जब अशोक उनकी वॉम में से निकलता है तो उनको शोक की प्राप्ति होती है, मतलब सुख की प्राप्ति होती है। इस वजह से उनका नाम अशोक पड़ा था। एक और रीज़न अशोक का नाम पड़ने का ये भी है कि जब अशोक का बर्थ हुआ था तो उनकी मदर का और फादर का रीयूनाइट हुआ था, मतलब वो दोनों आपस में मिले थे और किंग बिंदुसार उनको लेके मगध वापस चले गए थे। तो लेकिन कलिंग के बाद अशोक बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और बुद्धिज्म ज्वाइन कर लेते हैं। यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मौर्यंस का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। इनके जो वीक सक्सेसर थे वो पूरे वास्ट अखंड भारत को मैनेज नहीं कर पाए और पूरा अखंड भारत छोटे छोटे पार्टों में डिक्लाइन हो जाता है। नेक्स्ट इनके सक्सेसर आता है बृहद्रथ, जो कि काफ़ी वीक सक्सेसर होता है और वो पूरे अखंड भारत को संभाल नहीं पाता। इसका खुद का मिलिट्री गवर्नर, अगर हम बात करें जो मिलिट्री कमांडर होता है पुष्यमित्र सुंग, वो इसको मर्डर कर देता है, किल कर देता है और अपनी नदन इंडिया में अपनी नई डायनेस्टी फ्लरिश करता है, शुंग डायनेस्टी। तो ये था मौर्यंस के किंग्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि क्या मौर्यंस की एडमिनिस्ट्रेशन थी, क्या सोसाइटी थी, क्या इकोनॉमी थी, क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, और ये जो पूरा अखंड भारत अशोक ने स्टैब्लिश किया था इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, क्या क्या और रीजंस थे अशोक के या मौर्यंस के डिक्लाइन होने के लिए।